पाइसेस बर्ड्स आई व्यू है, ऊपर से देखता है दुनिया को कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो बहुत दूर से जाके कनेक्ट करता है। जहाँ आप बहुत तेज़ी से जा रहे थे उस सब चीज़ का जोड़ और रोक है, बस वहीं आके रुकना है आपको, क्योंकि इसके बाद अंत है, क्योंकि इसके बाद और अंत ही नई शुरुआत है हमेशा। हिस्टोरिकली भी क्या पहले कभी ऐसा कंजंक्शन हुआ है, और हुआ है तो उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुआ है? सूर्य जब भी पाइसेस में आता है रिसेशन हिट होता है। वीनस जब भी नेपट्टून को क्रॉस करता है तब रिश्तों में ब्रेक आता है, चीटिंग होती है। ओके। और शनि जब भी गोचर करके या नेपट्टून को क्रॉस करते हैं, जब भी उन्होंने क्रॉस किया और जब भी मीन राशि में आते हैं, तो ये कंट्रोल्स का सिस्टम बनाते हैं, पूरी की पूरी चीज़ों को रोकते हैं। और ये वो टीचर हैं जो डंडा मार के सिखाते हैं, बातों से नहीं सिखाते, कर्म से सिखाते हैं, कर्म के टीचर हैं। बहुत कोल्ड है, बहुत डार्क है। जो बच्चे इस दिन जन्म लेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे के लग्न में ही ये सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, तो उन बच्चों की एनर्जी कैसी होगी? क्या इंटेंस एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा? शेयर मार्केट्स फ्लक्चुएट करेंगी, गिरेंगी नहीं। जिन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दी है, ये वर्ड आपके कैमरा पे या नोट करके रख लीजिएगा, क्रैश नहीं करेंगी। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने वाला है। 29 मार्च 2025 को 6 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसीज में। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस ट्रांजिट को लेकर, और आज हम इस ट्रांजिट को बहुत ही डिटेल में और नुआंसेस के साथ डिस्कस करेंगे। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टिक गुरु, अ PhD इन एस्ट्रोलॉजी, गुरुजी डॉक्टर राज। आई वेलकम यू गुरुजी ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, 6 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं और बहुत ही इंटेंस डे होने वाला है। ये पाइसीज में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंस है इस दिन का, मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, इजी करके चलते हैं। अब 6 ग्रह बोला, सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, पता चलता है। इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस और ज़्यादा लेके चलते हैं। 6 ग्रह तो कई बार साथ आते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में बहुत बार साथ आते हैं, बहुत सारे चार्ट्स में मिल भी जाते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डिटेलिंग करके चलते हैं, खासियत क्या है उस दिन के लिए? खासियत ये है उस दिन के लिए, उस दिन है अमावस्या, ऊपर से है शनि अमावस्या, क्योंकि शनिवार के दिन है। मोर ओवर उसी दिन है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण उसी दिन। और वो ही दिन है जब सैटर्न यानी शनि ट्रांजिट भी कर रहे हैं, शनि अमावस्या के दिन पाइसेस में, मीन राशि में। तो जब हम इतनी चीज़ों को साथ में देखते हैं तो हम दिन के सिग्निफिकेंस को पहले पकड़ेंगे, फिर हम दूसरे सिग्निफिकेंस में लेके जाएंगे कि जब शनि जो सबसे आखिरी में आ रहे हैं उस घर में, तो उस घर में वो आके क्या पूरी की पूरी इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, हैं क्या शनि, चीज़ें क्या, एक एक करके उस पर लेके चलेंगे। और जस्ट टू करेक्ट यू, आपको ठीक करने के लिए 6 नहीं 7 ग्रह होंगे उस दिन। होंगे 7वें ग्रह नेपट्टून भी वहाँ पे। अच्छा। अब आप बोलेंगे नेपट्टून तो हम कभी वैदिक में देखते नहीं है। है। ऐसा कुछ नहीं है। बृहत्पराशरा के अंदर अवप्रकाश ग्रहों के बारे में पूरी विवरण और डिटेल्स हैं, और जब हम उन डिटेल्स में जाके देखते हैं तो उन डिटेल्स में नेपट्टून, प्लूटो, यूरेनस तीनों आते हैं। अच्छा। और अगर हम पूरी डिटेल रिसर्च करते हैं, जो मैं अपनी पूरी रिसर्च में बैठा हूँ, तो हम 108 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। अब आप बोलेंगे हम तो कभी देखते नहीं, आज तक कभी किसी ज्योतिष ने बताया ही नहीं, ये सब बिल्कुल ही आप एक नई चीज़ से खोल के बता रहे हैं। होता क्या है, नेपट्टून इतना धीरे चलने वाला ग्रह है कि एक टाइम पे किसी भी एक लिविंग आदमी के उसमें एक ही घर के अंदर ही रह जाता है। प्लूटो भी बहुत धीरे चलता है। तो जब ये धीरे चलते हैं, हम इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ उस घर की सिग्निफिकेंस के ऊपर काम को देखने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में कहाँ पे आए तो वहाँ देख लो। उसके अलावा उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं देते, क्योंकि वो हिलता ही बहुत धीरे है। अच्छा। तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं आती। लेकिन इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस आती है मंदनी एस्ट्रोलॉजी यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। ओके। तो जब उसकी सिग्निफिकेंस उसमें बहुत बड़ी आती है,
तो आज हम चर्चा भी इसी उस पे कर रहे हैं कि जब इतने ग्रह एक जगह होंगे तो पूरा ग्लोबली या पूरे वर्ल्ड पे क्या असर डालेंगे, और वर्ल्ड के अंदर जानवर भी कवर्ड होंगे, पशु पक्षी के अलावा पूरे पेड़ और एनवायरनमेंट भी कवर्ड होगी, और फिर हर एक इंडिविजुअल तो 100% ऑब्वियसली कवर्ड होगा। हाँ। तो जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देखते हैं ना, तब जाके समझ में आएगा इन ट्रांजिट्स या इन गोचर का क्या होता है। अच्छा, तो सर ग्लोबली जैसे आपने बात की, तो ग्लोबली इसका ओवरऑल क्या असर होगा? मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखिए, पहले ना एक चीज़ को समझिए, ये ओवरऑल है क्या। 6 ग्रह और 7वां नेपट्यून मिला के एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और हर चीज़ जो हम पहले भी बोलते आए हैं, कितनी बार मैंने बहुत जगह पे हमने समझाया है कि ये ग्रह एनर्जीज हैं। ये ग्रह वो नहीं है जो ऊपर आसमान में दिखते हैं। लोग सोचते हैं, पता नहीं कैसे सोचते हैं, आज तक कभी किसी ने, आप ही से एक सवाल पूछते हैं, आप ये सोचते हैं कि ऊपर हैं वो हवा में, शायद आप भी बोलेंगे हाँ शायद, हमें तो पता ही है मंगल, बुध, शनि, चंद्र, सूर्य ऊपर दिख रहे हैं हमें। फिर कभी आपने ये नहीं सोचा कि वहां से लाइट आने में इतने साल लग जाते हैं। हाँ, उनका इफेक्ट ऐसे आ जाता है। एग्जैक्टली, उनकी एनर्जी आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो एनर्जी ऐसे आ जाती है तो इफेक्ट। और अच्छा, इतना अच्छा निशाना लगाते हैं, एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक घर, उसमें भी एक आदमी पे बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाते हैं। और शनिदेव तो आधे टाइम तो धरती के पीछे होते हैं, वो तो नजर भी नहीं आते, वहां से घूम के निशाना लगा देते हैं। कभी सोचा नहीं आपने इतना सारा दूर तक का? ये असली में 9 एनर्जीज हैं। और 10,000 साल पहले घड़ियां नहीं होती थी, तो कोई भी चीज को टाइम देखने के लिए या वो करने के लिए हमें आसमान में देखना पड़ता था, नाम ऐसे रखे गए। तो ये है कहाँ? ये है हमारे अंदर। वेद कहते हैं ब्रह्मांड हमारे अंदर, तो ब्रह्मांड अंदर तो ग्रह कहाँ जाएंगे? वो भी हमारे अंदर। तो ये हमारे जेनेटिक चेंजेस करते हैं। अच्छा, तो ये जेनेटिक चेंजेस सिस्टम पूरे वर्ल्ड के पूरे उस पे हो रही होगी। तो एक एक करके हम ग्रह को समझते जाएंगे, एक एक करके चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रह हैं कौन कौन से, बैठे कहाँ कहाँ हैं और कैसे आएंगे। 2 ग्रह होंगे पूर्व भद्रा नक्षत्र में, जो होंगे शनि और राहु। ओह ओके। उत्तर भद्रा नक्षत्र में होंगे हमारे सूर्य, बुध, वीनस और नेपट्यून, 4। और रेवती नक्षत्र में होंगे हमारे चंद्र यानी मून। इस तरीके की उनकी प्लेसमेंट होगी 29 मार्च या 29 मार्च को, जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। और सूर्य ग्रहण का, चलो सूतक इंडिया में नहीं है, इंडिया में विजिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी तो है, कहीं ना कहीं तो है। तो पूरा प्रेशर पॉइंट इस तरीके से इन नक्षत्रों से बनाएंगे। ओके, ठीक है। अब अगर हम बोले पूर्व भद्रा नक्षत्र, वो जुपिटर का, बृहस्पति का, उत्तर भद्रा शनि का और रेवती बुध के नक्षत्र है। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है। फिर हमें ये समझना है मंदनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर ग्रह क्या बोलता है। सूर्य बोलता है गवर्नमेंट, सूर्य बोलता है कंट्रोल, राजा है, अथॉरिटी। फिर हम अगले उस पे आते हैं चंद्र। चंद्र क्या बोलते हैं? इमोशंस। बिल्कुल करेक्ट। इमोशन तो एक जर्नलाइज्ड पॉइंट आ गया। उसके अलावा जो हम फ्लोइंग एनर्जीज को यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसको चंद्र बोलते हैं। लेडी पावर भी चंद्र से, फेमिनिन पावर भी। इसको इंक्रीज करेंगे वीनस, जो उस टाइम पे होंगे रेट्रोगेड और एक्सॉल्टेड भी। एक्सॉल्टेड रेट्रोगेड फल दीपिका के हिसाब से सुपर स्ट्रॉन्ग। वाओ। उसी समय बुध भी रेट्रोगेड होंगे। और जब बुध रेट्रोगेड होते हैं, पूरे मौसम चीज़ों पे भी असर डालते हैं। और हमेशा कभी भी देख लेना, बुध जिस दिन रेट्रोगेड होंगे मौसम ज़रूर बदलेगा। अगर मौसम ना बदले तो इसका मतलब बुध रेट्रोगेड नहीं हुए। अच्छा, ये बहुत एक सीधा सा सिंपल पैटर्न है। ठीक है। तो बुध क्या है? ये पूरा फाइनेंशियल इकोनॉमी के पूरे उस पे आ जाते हैं। जो हमारी कम्युनिकेशन आती है वो भी इन्हीं से आ जाती है। फिर और कौन होंगे? राहु होंगे वहाँ पे। राहु है टेक्नोलॉजी, अनकन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, जो हर रूल को तोड़ने पे विश्वास करती है। इमेजिनेशन, इल्यूजन्स। और सबसे आखिरी में जो हमने मेंशन किया वो है नेपट्यून। नेपट्यून क्या है? नेपट्यून है प्योर इमोशंस, वाटर एनर्जी। ओके।
लाइक मून? मून फिर भी कंट्रोलेबल है, बहुत हल्की है, बहुत स्पीड है, इधर से आती है, इधर से अगले घर में चले जाती है। किसी भी आदमी का पूरी दुनिया में 2.5 दिन सेम मूड नहीं रह सकता। हाँ, 2.5 दिन के बाद पक्का उसका मूड बदल जाएगा, क्योंकि मून बदल जाए। क्योंकि मून बदल जाएगा, हर कोई भी आदमी। तो अगर हम मून की सबसे इजी रेमेडी कहते हैं, हम कहते हैं कोई भी अगर बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है 2.5 दिन टाल दीजिए, क्योंकि 2.5 दिन के बाद नया मूड होगा, आप नया डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन नेपट्यून ऐसा नहीं है, वो तो 80 साल एक ही जगह बैठा है। तो 80 साल बाद वो ट्रांजिट कर रहा है? तभी तो वो ट्रांजिट तो कर ही नहीं रहा, वो वहीं बैठा है पहले से ही है। ओके ओके, वो पहले से ही है वहाँ पे। तो शनि वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिट सिर्फ शनि का है, बाकी तो ग्रह पहुंच चुके हैं। 29 को उन सबका कंजंक्शन है उस पॉइंट के ऊपर, मतलब एक ही कहते हैं राशि के अंदर। तो जब हम मंदनी के हिसाब से इन सारों को देखते हैं, एक जर्नलाइज, और शनि जिसके बारे में शायद बहुत हर जगह इंटरनेट भरा पड़ा है इस टाइम, तो यही बोल रहे हैं कि कर्म, चीजें, टीचर, शनि का गोचर, गोचर, साढ़े साथी। ठीक है, साढ़े साथी टेक्निकली गलत नोशन में जा रहे हैं सारे लोग। साढ़े साथी डिग्रीज पे होती है, राशियों से नहीं होती। ओके, चंद्र से 45 डिग्री इधर और चंद्र से 45 डिग्री उधर साढ़े साथी लगती है, राशियों पे नहीं लगती। तो जो राशि 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 बोलते हैं वो एक समझाने का तरीका है, असली में ऐसा नहीं है। चंद्र से 45 डिग्री इधर, चंद्र से 45 डिग्री वो साढ़े साथी है। तो 45 डिग्री की जो हम बात करें तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री के ढैया होते हैं। वो ढैया क्यों होते हैं? क्योंकि सैटर्न एक 30 डिग्री 2.5 साल में पार करते हैं, 30 डिग्री 2.5 साल में पार करते हैं। तो कई बार कईयों की साढ़े साथी ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी होगी, जिनका मून शुरू की डिग्रीज में होगा, उनकी साढ़े साथी कब की शुरू हो गई। अच्छा, तो ये कहना कि पाइसेस में पहुंचेंगे तो कहते हैं मेष वालों की या एरिस की साढ़े साथी लगेगी, गलत है। कईयों की लग चुकी है, बहुतों की लग चुकी है। तो क्योंकि मून की डिग्रीज पे डिपेंड करता है, तो राशियों से जो भी समझा रहे हैं सब गलत है। अच्छा, टोटल गलत है। इंटरेस्टिंग। तो जस्ट टू कोट, ये सिर्फ मैं बृहत्पराशरा सारी बुक्स के बेस पे कह रहा हूँ, मैं अपने उसमें समझ से नहीं कह रहा। सरावली, सब हर किताब, सरावली वगैरह चलो साढ़े साथी पे इतना नहीं बोलती हैं, वो शांत है। लेकिन फलदीपिका भी बहुत शांत है साढ़े साथी के टॉपिक पे। लेकिन बृहत्पराशरा साढ़े साथी को जो हम मानते हैं और बात बोला जाता है वो डिग्रियों से है, राशियों से इसका लेना देना नहीं है। ओके, तो डिग्री और उनके जो असर होते हैं वो कहते हैं अष्टवर्ग के उस पे होते हैं। तो राशियों की प्लेसमेंट्स पे वो भी नहीं होते हैं, ओके, शतबल और उसके बेस पे होते हैं। अच्छा। अष्टवर्ग, तो उनको जब कितना असर डालेंगे उस पे देखा जाता है, सिर्फ कंजंक्शन और उनसे नहीं देखा जाता वो। तो वो अलग तरीका है, उसमें नहीं जाते, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। जब इतने प्लैनेट्स वहाँ पे बैठ गए तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, हर एनर्जी अलग अलग है, करेंगे एक ही चीज़, शॉर्ट सर्किट। ओके, सिंपल सी बात है। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, कोई ये खींचेगा, कोई वो खींचेगा, कोई यहाँ खींचेगा, कुछ नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन उस शॉर्ट सर्किट को ना डिफाइन करते जाते हैं। पहले समझते हैं कि यही प्लैनेट कहाँ बैठे थे, एक नेपट्यून को छोड़ के सब के सब आए इक्वेरियस से निकल के, कुंभ से निकल के मीन की तरफ को जा रहे हैं। इक्वेरियस है क्या? इक्वेरियस है हमारी इच्छाएं, सारे रूल तोड़ना इक्वेरियस का काम है। सारे सिस्टम से बाहर सोचना इक्वेरियस का काम है। इक्वेरियस वो चीज है जो एक चीज को पूरी तरह हम कहते हैं सड़ा देती है। अचार हमेशा एक्वेरियस से निकलता है। ओके, तो अगर हमें एक्वेरियस का इलाज करना होता है, हम अचार खिलाना शुरू कर देते हैं। रियली? हाँ, तो कहते हैं अचार ज़्यादा खाइए। तो अचार क्या है? फर्मेंटेशन, वो बिल्कुल सड़ जाता है। तो वो एक्वेरियस है। तो जितना भी हमारा पूरा सिस्टम है वो एक पॉइंट पे आके जब पूरी तरह सड़ जाता है, या फिर इक्वेरियस अपने हिसाब से पूरी चीज़ें उसको ब्रेक करने की कोशिश कर लेता है और नया इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो इक्वेरियस है। लिविंग एग्जांपल में देखते हैं, इतने सारे हमारे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स बन गए, अचानक ही नए रूल्स आ गए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कि शादी नहीं करनी है, पेट्स के साथ हम जिंदगी काटेंगे,
हम अपनी एक एनवायरनमेंट अपनी अलग क्रिएट करेंगे, नए टर्मिनोलॉजीज जेनजी और वो सब शुरू हो गए। तो एक्वेरियस के अंदर क्या है, हर चीज़ को बदलाव में लेके आना। अगर हम इसी बदलाव को अगर नोटिस करें तो अगर हम वर्ड्स यूज़ करेंगे लाइक सेम सेक्स मैरिजेस और चीज़ें और वो चीज़ें, सब चीज़ इसमें स्टेबलाइज हो गई। आपने उसके अलावा चीज़ें देखनी शुरू कर दी, एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया ग्रे डाइवोर्स, यानी ओल्ड लोग भी डाइवोर्स लेंगे, अलग अलग एक घर में रहेंगे, दो उसमें अलग अलग रहेंगे। बहुत सारे नए नए फंडामेंटल्स क्रिएट हो गए। Yes, sir. और इन्फ्लुएंसर्स आ गए, फ्री स्पीच थी, जिसका जो दिल कर सकता था वो बोलता था, और हर चीज़ को माना जाता था, हर चीज़ को समझा जाता था, हर चीज़ सच थी, क्योंकि सोच ही बिल्कुल चेंज थी। अब टाइम आया पाइसेस का, मोक्ष की राशि का। मोक्ष की राशि के अलावा सबसे मेन चीज़ है कंट्रोल की राशि का। अच्छा। पाइसेस कंट्रोल्स हैं। पाइसेस वो कंट्रोल है जो हर सिस्टम को बांधता है। पाइसेस बर्ड्स आई व्यू है, ऊपर से देखता है दुनिया को कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो बहुत दूर से जाके कनेक्ट करता है। जहाँ आप बहुत तेजी से जा रहे थे, उस सब चीज़ का जोड़ और रोक है, बस वहीं आके रुकना है आपको, क्योंकि इसके बाद अंत है, क्योंकि इसके बाद और अंत ही नई शुरुआत है। हमेशा ये हमेशा हमारा रूल है ना, जब अंत होगा तो एक युग खत्म होगा तो नया होगा ना शुरू। तो इसका ये अंत है। तो पाइसेस वो अंत की तरफ को, वो कंट्रोल की तरफ को, वो फियर है, एक पेसिमिज्म है, एक लॉस है, एक ओवरऑल हर चीज़ को बांधना है, बाधक है एक तरीके से। ये कहता है इस तरीके से चलना है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से सब कुछ होना है राशि किसकी? बृहस्पति की। तो एक तरीके से टीचर है, लेकिन ये वाला टीचर जो समझाता है सब कुछ कि ऐसे करिए वो करिए, लेकिन जब वो समझाता है उसका खुद का टीचर वहाँ से 2 घर दूर तीसरे घर में वहाँ से बैठा हुआ है, जिसपे शनि की नज़र भी होंगी वहाँ पे। फिर शनि की दूसरी नज़र या बाकी इन्हीं ग्रहों की दूसरी नज़र कहाँ पे होंगी? वर्गों के ऊपर। वर्गों को भी बृहस्पति देख रहे हैं और वहीं से शनि देख रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं बृहस्पति के हिसाब से डबल ट्रांजिट थ्योरीज। देखिए डबल ट्रांजिट थ्योरीज के अंदर क्या होता है, इन घरों के एक्टिवेशन या ट्रिगर्स शुरू हो जाते हैं। तो 12वें से 6वें को देख रहे हैं। 6वां घर क्या है? हमारी ड्यूटी, हमारा कर्म, जो इसको हम एक्शन में लेके आते हैं। और साथ क्या है? रोग ऋण रिपु। रोग ऋण रिपु के साथ में अगर हम सीधा जाके पाइसेस को देखें तो सीधा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल्स का, हमारा वहाँ का बेड प्लेजर का, हमारे सारे बाधक या बंधन योगों का, 12th हाउस, जिसमें कोर्ट केस चीज़ें सब कुछ इसमें आएंगे, डिस्प्यूट्स भी आएंगे, चीज़ें भी आएंगे। और सबसे बड़ा आएगा लॉस और फियर और एक पेसिमिज्म, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा 29 मार्च को। ये 29 मार्च का जो इम्पैक्ट है, ये 29 मार्च को नहीं ख़त्म हो जाएगा। 29 मार्च का इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे शनि का जब तक वहाँ पे गोचर रहेगा, यानी 2.5 साल तक रहेगा। 2.5 से इस बारी थोड़ा फालतू भी है, लेकिन 2.5 तक तो रहेगा। उसी राशि के अंदर शनि राहु को क्रॉस करेंगे, उसी राशि में 2 बारी नेपट्टून को क्रॉस करेंगे, एक बारी डायरेक्ट में, एक बारी रेट्रोगेड में, 2 बार क्रॉस करेंगे। और सूर्य की बात बोलें तो सूर्य 2 बारी शनि को ऊपर से क्रॉस भी करेंगे, क्योंकि वो तो 12 महीने में चक्कर काटेंगे। बिल्कुल। और चंद्र को बोलें तो बहुत ही ज्यादा होगा वो तो बहुत बारी काटेंगे। तो बुध भी काटेंगे, हमारे वीनस भी काटेंगे, यानी शुक्र भी काटेंगे। तो इसी जगह पे राशि में एक बारी असर नहीं आएगा, इन्हीं ग्रहों का उनके पूरे गोचरों पे कई बारी असर आएगा। अब सारे लोग सवाल पूछते हैं, ये क्या असर करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या असर होगा, कि हम पे क्या होगा? देखिए सबसे पहली चीज़ समझिए, जो गोचरों के असर होते हैं ना, उनको हम कभी इंडिविजुअल के असर से नहीं देखते या एक आदमी के असर पे नहीं देखते। आदमियों के असर को देखना है तो दशा बताते हैं। अच्छा। दशा हमारा निर्णय है। जैसे अगर मैं इजी करने के लिए आपके लिसनर्स को मैं अगर समझाऊं कि जो हमारा कुंडली होती है वो हमारा एक प्रॉमिसरी नोट होता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है भगवान के साथ कि आपको मैं ये दूंगा। भगवान कहते हैं इस तरह का, इतना इतना, ये नहीं दूंगा, ये दूंगा, इस तरीके से। कईयों में डिनायल होते हैं और कईयों में प्रोमिसेस होते हैं। तो वो आपको भगवान ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दिया होता है। आप बोलें ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है जी मेरे को तो 1 करोड़ मिलेगा, कब मिलेगा?
तो जब दशा आएगी तब मिलेगा। दशा वो प्रोमिसेस होते हैं, टाइम प्रोमिसेस का पीरियड, एक्टिवेशन इवेंट का टाइम होता है। टाइम ऑफ द प्रोमिसेस। अब आपका इवेंट का टाइम आ गया, आप कहेंगे लाइए मेरे 1 करोड़ रुपए दीजिए, मेरा तो टाइम आ गया, मैं तो घर बैठा हूँ, ला के दे दीजिए। ला के देने के लिए कोरियर सर्विस गोचर करते हैं। और भगवान की कोरियर सर्विस ना थोड़ी इम्परफेक्ट है। अगर दूर रह गई तो आधा ही भेज देंगे, मतलब भेज देंगे, बहुत ही दूर रह गई तो देंगे ही नहीं, जल्दी आ गई तो डबल भी छोड़ देंगे। थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, पता नहीं क्यों, बट इम्परफेक्ट है। तो गोचर जो इवेंट की डेट होती है उसका एक्टिवेशन होता है, लेकिन इवेंट हमारा मूड इम्पैक्ट होता है कि जो आज हमारे दिल में है वो करने का, वो गोचर बनाता है। क्या करना है वो दशा बनाते हैं, कब करना है क्या करना है वो दशा। तो क्या करना कब करना हर इंडिविजुअल पे अलग अलग असर है, क्योंकि किसी के लिए गोचर किसी राशि में आएगा, किसी में आएगा, फिर डिग्री का फर्क आएगा, फिर लोगों के नक्षत्र में, उनके अपने प्लैनेट के, फिर उनकी दशा लगी नहीं लगी, बहुत सारी कॉम्बिनेशन है। कोई 2 जुड़वा के भी सेम गोचर का असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जुड़वा भी अलग हुए तो कुछ सेकंड के उसके अंदर उनका डिग्री में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि डिग्री को हम डिग्री, मिनट, सेकंड 3 हिस्सों में देखते हैं, तो वो सेकंड्स का फ़र्क भी गोचर का असर बदल देता है। तो ये हमारे इंडिविजुअल उस पे नहीं, लेकिन ये असर डालेगा हमारी मंदनी पे। मंदनी मतलब हमारे कंट्रीज या ग्लोबल की इकोनॉमीज पे। अब ग्लोबल में ये क्या करेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है। मेरा मानना एक बड़ा सिंपल है, छोटा सा ईजी तरीका अगर हम बोलें, ईजी तरीका ये है, आज तक जो हुआ ना सिर्फ आप उसको समझ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा आगे क्या आना है। बड़ा सी इजी, आपने सुना होगा ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। जब इतिहास दोहराता है, और इतिहास से जब वो दोहराता है तो आपको पिछले वाले से सीख बना के रखनी होती है। अगर आपने सीख बना के रखी, अगले वाला इतिहास जब वापस वही पन्ने खोलेगा, आपको पिछली बार का लेसन याद है। लेकिन आम आदमी अपनी ज़िंदगी में, दिनचर्या में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो रोज़ के लेसन भूल जाता है, वो पुराने वाले। कल परसों तक के याद होते हैं, 15, 20, 25 साल पुराने में लेसन भूल गए। तो आज अगर हम ये बोलें कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपके अपने सारी सरकारों तक को ये समझा रहे हैं कि सिर्फ अपनी हिस्ट्री खोल के बैठ जाइए, आपको पता है कुछ दिनों में क्या आने वाला है। अच्छा। अगर वो नहीं आए तो फिर हमें बोलिएगा कि हम शायद गलत गणना करते हैं, लेकिन हम तो पूरी श्योरिटी से कह रहे हैं कि ये पहली एक बार ही नहीं, हम बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा समझाते हैं। तो सर, आपने हिस्ट्री की बात की, तो हिस्टोरिकली भी क्या पहले कभी ऐसा कंजंक्शन हुआ है, और हुआ है तो उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या असर हुआ है, ये बताना चाहेंगे आप हमें? चलो ऐसा करते हैं ना, इसको बिल्कुल पीछे लेके चलते हैं। पहले तो हम सिर्फ शनि मीन में इतने को मान लेते हैं, बाकी तो गोचर साथ साथ जुड़ते ही हैं। एक नेपट्यून को थोड़ा सा साइड में करके रख लेते हैं, इस वाले को हम साथ में थोड़े टाइम के बाद जोड़ लेंगे। जब भी शनि मीन में आए ना, कब आए, एक आए 1964 से लेके 66 के अंदर। मेरे ख्याल से आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उस टाइम अगर हम उस चीज़ के लिए बोले, उस टाइम सरकार थी लाल बहादुर शास्त्री की। उस समय के अंदर यूएसए से मदद मांगी गई, अमेरिका से, और अमेरिका ने लाल अनाज भेजा हमारे देश को, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ अनाज नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री ने उस टाइम एक नारा निकाला कि हर आदमी हफ्ते में 1 दिन खाना नहीं खाएगा, मतलब 1 मील नहीं खाएगा, तो हमारे पास इतना खाना बच जाएगा कि जिनके पास नहीं है उन्हें मिल जाएगा। तो सब पूरे इंडिया ने उनका साथ दिया, और उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुरू हुई। यूएसए ने उसी टाइम पे, अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 जहाज़ दिए, बहुत बढ़िया वाले, जो पूरे इंडिया को ख़त्म कर सकते थे, और 1965 में लड़ाई हुई। फिर इसके बाद हुआ क्या, बड़ा सीधा सा कहानी, ये तो बड़ा सिंपल सी कहानी थी उस टाइम ये कहानी। इसमें क्या हुआ, वेस्ट, यानी क्योंकि शनि वेस्ट को समझाते हैं, वेस्टर्न डायरेक्शन को, वेस्ट, तो वेस्ट कौन थे, हमारे यूएसए, अमेरिका। उन्होंने हमारे पे क्या किया, दबाव डाला। उस दबाव ने हमारे साथ क्या किया, हमारे अंदर एक पूरी रेवोल्यूशन की भावना जगाई। उस रेवोल्यूशन को हर पब्लिक ने पकड़ा, और क्या लेके आए, बदलाव। मिल के लड़े हम, मिल के जीते हम।
और आखिरी में हमारी पूरी की पूरी एविएशन के अंदर चेंजेस आई, हमने अपने जहाज चीज़ें पूरा डिफेंस को क्रिएट कर लिया। अगली वॉर से पहले हम तैयार खड़े थे, तो हमने पूरी तैयारी करी। और आगे चलते हैं, ये तो इंडिया का एग्जाम्पल था। 1965 में सिंगापुर की फ्रीडम हुई। सिंगापुर कहते हैं ब्रिटिश उसमें था, हम इससे पीछे भी जाएं तब भी ब्रिटिश का ही निकल आएगा। अगर हम 30 साल और पीछे चले जाएं तो 34-35 पे आएंगे, तब भी रेवोल्यूशन का टाइम आया था, तब भी फ्रीडम। लेकिन मैं वो वाले आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसको लोग याद रख सकते हैं और जल्दी से 1 सेकंड में गूगल में चेक कर सकते हैं। तो 1965 में सिंगापुर की फ्रीडम हुई उसी टाइम, और ब्रिटिश छोड़ के चले गए। अगर हम सिर्फ इसी एरियाज को जोड़ें तो हमें पहला वर्ड हमने आपको दिया रेवोल्यूशन, दूसरा वर्ड हमने दिया वेस्टर्न हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं, तीसरा हमने नाम दिया पेसिमिज्म आती है। कंट्रीज़ के ने जो बहुत सारा खर्चा लगाया होता है वो उससे डर जाते हैं और वो खींचने की कोशिश करते हैं, या दबा के निकालने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश डर गए कि सिंगापुर में खर्चा बहुत हो रहा है हमारा, वो विड्रॉ करके चले गए, निकल गए। बाद में आज सिंगापुर बहुत सिंगापुरी है, अलग से बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें बन गया। तो वो घबरा के अपना खर्चा रोकना शुरू कर दिया। तो उस टाइम क्या क्या आया, रिसेशन आया, सारे वर्ल्ड में खर्चे कटने शुरू हुए, रेवोल्यूशंस आए, वॉर्स आए, अपनी अपनी फ्रीडम मूवमेंट्स आई, और सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट हम बहुत सारे अपने आप को बना पाए। बहुत सारे देश, इसमें मलेशिया भी इसमें आते हैं, और भी बड़े सारे देशों का इसमें मेंशन आता है। मैं आपको मोटा मोटा आपको समझाने के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं। उससे अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। 94 से लेके 96 के अंदर, 94-96 की बात बोलें तो फिर दोबारा वही प्रेशर आया वेस्टर्न का इंडिया के ऊपर। उसके बाद क्या आया, पोखरण, इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर। और क्या आया, 1995 में इंडिया में इंटरनेट आ गया, BSNL का लॉन्च था 1995 में। उससे पहले इंडिया में इंटरनेट नहीं होता था, इंडिया में इंटरनेट आ गया। बर्लिन वॉल उसी के पहले रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, वो जिसका पूरा अंत आया था उसी के टाइम पे। और क्या आया, उस टाइम सरकार थी VP सिंह की, मंडल कमीशन का तो नाम सुना ही होगा शायद। तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया यंगस्टर्स का, जो चेंज लेके आया, नए पूरे रूल्स के सिस्टम लेके आया, और चीज़ को उन्होंने फिर से क्रैश करके नई चीज़ को डेवलप किया। तो जब भी ऐसी वो आती है, हम फिर दोबारा इसमें आ रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक हिस्ट्री पढ़नी है, उस एक टाइम में क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपको समझ आ जाएगा अब क्या आ रहा है, क्या रहा है, रेवोल्यूशन आ रही है, रेवोल्यूशनरी पीरियड। वेस्टर्न ने ऑलरेडी हमें दबाना शुरू कर दिया है इंडिया के ऊपर। USA सरकार ने, ट्रंप ने ऑलरेडी धमकी दे ही दी है ना कि आप अपना वो गिराइए, नहीं तो हम आपसे कहते हैं आपका इंपोर्ट बंद कर देंगे, हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। पूरे वर्ल्ड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने सब जगह को धमकाना शुरू कर दिया। जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ जाके भी धमकाना शुरू कर दिया। आपने कुछ दिन पहले TV चैनल पे देखा होगा, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ भी वो उनको वाइट हाउस से निकाल दिया, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी का रिवर्स देखें तो उन्होंने दबाव तो इजराइल पे भी डाला, लेकिन इजराइल ने उठा के तो फिर से बम गिरा दिए। उन्होंने दबाव तो रशिया पे भी डाला, रशिया ने वो साफ मना कर दिया, हम आपके उस पे नहीं रुकेंगे। भारत पे अभी दबाव चालू है। तो भारत पे अगर दबाव चालू है तो सबसे पहले हमें पहली चीज़ ये देखनी है कि अगर भारत के ऊपर दबाव चल रहा है तो इसके पीछे के कारण क्या है। और फिर दोबारा ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, उसमें नहीं जाते, सीधा सीधा हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, बिल्कुल टेक्निकल उस पर चलते हैं। अगर हमने पीछे की चीज़ देखी तो सबसे पहली चीज़ वर्ड हमने यूज़ किया था रिसेशन। सूर्य जब भी पाइसेस में आता है रिसेशन हिट होता है। वीनस जब भी नेपट्टून को क्रॉस करता है तब रिश्तों में ब्रेक आता है, चीटिंग होती है। और शनि जब भी गोचर करके या नेपट्टून को क्रॉस करते हैं, जब भी उन्होंने क्रॉस किया और जब भी मीन राशि में आते हैं तो ये कंट्रोल्स का सिस्टम बनाते हैं, पूरी की पूरी चीज़ों को रोकते हैं। और ये वो टीचर हैं जो डंडा मार के सिखाते हैं, बातों से नहीं सिखाते, कर्म से सिखाते हैं, कर्म के टीचर हैं। बहुत कोल्ड है, बहुत डार्क है। जब ये डार्कनेस आके बाकी सारे ग्रहों के साथ जुड़ती है और उनके साथ पावर जोड़ती है, और क्योंकि ये बहुत धीरे चलती है, देखो जो चीज़ धीरे चलेगी ना वो इम्पैक्ट हमेशा दिखा के जाएगी।
चंद्र आए सर। इधर से, अचानक आपका मूड वो किया, आपने 2.5 दिन तक बहुत गुस्सा किया, फिर आगे निकल गए, 2.5 दिन के बाद आपकी नाराजगी खत्म हो गई, आप स्माइल कर रहे हैं, हाँ, पता ही नहीं चला, भूल गए 2.5 दिन में कितना नुकसान कर लिया होगा। अगर यही 2.5 साल आपकी नाराजगी चलती तो यहाँ जाके शनि का फर्क आ जाता है। ठीक है, सूर्य उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जाके गवर्नमेंटों के ऊपर भी वही नाराजगी और वही कंट्रोल और वही सिस्टम डालते हैं। अब सारे इन्फ्लुएंसर गाली दे सकते थे, जो दिल करता था गाली देते थे। ओटीटी तो भर गया था ऐसे कंटेंट से कि आप देख ही नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के, भर गया था। हर चीज़ आ रही है रेगुलेशन के, कंट्रोल्स के लिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ ही नहीं आ रही। पाइसेस जो है ना, ये एक पेन है, बहुत बड़ी पेन वो वाली पेन जिसको अगर हम ये कहते हैं कि मैंने आज 4 दिन खाना नहीं खाया और मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ राहु वहीं है। तो जब हम पेन को ग्लोरीफाई करते हैं, जब पेन को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो पाइसेस विद सैटर्न सिटिंग वहाँ पे और राहु वहाँ बैठे हैं, यही आता है। राहु और शनि क्रॉस करेंगे, लोग अपने दर्द दिखा दिखा के अपने आप को फेमस करेंगे। दूसरी चीज मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का एकदम बूस्ट आएगा। हाँ, हाइटेंड सेंस, ये मेरा भी एक क्वेश्चन था कि हाँ, क्रिएटिविटी है। पाइसेस बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, बहुत हाई क्लास क्रिएटिविटी है। हाई क्लास, सुपर क्लास, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक के लेवल की नहीं है, उससे ऊपर की क्रिएटिविटी है। सिंस इतने सारे प्लैनेट्स पाइसेस में ही आ रहे हैं तो करेक्ट। तो पाइसेस जो क्रिएटिविटी है उसको अचानक अलग अलग एंगल, यानी 6 ग्रह या 7 ग्रह, उसको अलग अलग एंगल से अपने अपने लेवल पे ग्लोरीफाई या बड़ा करेंगे। मल्टीपल एनर्जीज, मल्टीपल, ब्यूटीफुल है, चेंजेस हैं, क्रिएटिविटी है। पाइसेस गिविंग एनर्जी है, टेकिंग एनर्जी नहीं, गिविंग। सैक्रिफाइसिंग। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं सभी को एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ, आपने जो जो गलतियाँ करी आपने सबसे माफ़िया मांगनी शुरू कर दी या नहीं? आपके कोई पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने शुरू हुए या नहीं? सभी से क्वेश्चन यही है मेरा चल रहा है, बाकी सबसे। हाँ, चलो आप ही से ही पहला ये पूछते हैं, आपका कोई पुराना जिसको आपके साथ पूरा इन टच खत्म हो गया था या कुछ था, किसी ने आपको बातचीत करी या कोई मैसेज आया किसी का? हाँ शायद। करेक्ट, यही है एनर्जी जो एक्टिवेट कर रही है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, वो चेंज है। ये आखिरी लेग में जब इक्वेरियस के उसमें से निकल रहे हैं, इक्वेरियस में पहले शनि धनिष्ठा में थे, अब पूर्वभद्र में ऐसे जा रहे हैं, तो जब ये जो चेंज है ना, ये एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट है, मैंने बहुत गलत किया और कहीं ना कहीं मेरे को ये दबाव आ रहा है कि मैंने ठीक करना है। पाइसेस मदर नेचर है, तो वो सेंस ऑफ अवेयरनेस आ रही है लोगों में, अवेयरनेस, इंटरनल कनेक्शन। पाइसेस है क्या, लॉन्ग कनेक्ट, बहुत दूर का कनेक्ट। जब हमें किसी को इंटरनेशनल ट्रैवल या इंटरनेशनल सेटलमेंट देखना होता है तो हम पाइसेस देखते हैं, या फिर हम 12वां घर देखते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो बहुत दूर का कनेक्ट, तो जो आपके से टूट गया, जो हट गया, कहीं ना कहीं गिल्ट जाग रही है सबकी, मैंने शायद ये ज़्यादा कर लिया होता, ये मेरे को करना था, ये नहीं करना चाहिए था। ये जो गिविंग एनर्जी है। तो अगर हम मेरे से पूछे तो क्या करें हम, मैंने कहा आपने सॉरी बोला सबको, अगर चलो किसी को नहीं, आपने अपने आसपास की इन्वायरमेंट को सॉरी बोला, तो मेरे से अगला क्वेश्चन आया, इन्वायरमेंट को कैसे सॉरी बोलते हैं? ऐसे कुछ नहीं करना, जाके एक पेड़ लगा दीजिए, इन्वायरमेंट को सॉरी बोल देंगे। तो पाइसेस के अंदर जब राहु बैठे होते हैं तो एग्रेशन भी जनरेट करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा हॉर्न बज रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही शनि वहाँ आएंगे वो अवेयरनेस को चेंज करेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता मिला करेगा अब इंडिया में, वो डिसिप्लिन आएगा, वो डिसिप्लिन आएगा। क्योंकि अगर नहीं आएगा तो वो डंडा मारेंगे। तो अभी कल या परसों की न्यूज़ थी कि जितने भी ये मोटर व्हीकल्स हैं उनके फाइन को कई टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। तो नहीं आप गलती करेंगे तो ये शनि आ रहे हैं पाइसेस में। जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं वो आने से 3-4 महीने पहले से असर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये असर आपको इन्वायरमेंटली बिल्कुल क्लैरिटी सिम्टम से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक चेंज क्रिएट उसका वो आ रहा है। अब सबसे अगला क्वेश्चन, अब वेस्टर्न वाला, जो फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं। ट्रम्प बहुत प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया उनके पास, ऐसा क्या चीज़ आ गया हाथ में? एक सीट ही तो आई थी,
नहीं, ऐसा नहीं है। ये है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म में उन्होंने ट्रिलियंस का लोन ले रखा है जिसका वो लोन का इंटरेस्ट रीपे करते हैं। अगेन ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे हम 2 सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। वो ट्रिलियंस के लोन के ऊपर उन्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा पे करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है। वो अराउंड 1.5 ट्रिलियन हर साल का इंटरेस्ट देते हैं। लोन रीपे करना तो फिर और ज़्यादा है। अब क्या होता है, जब मार्केट बूम पे आती है, जब ग्लोबली खुल रही होती है, तो पैसों की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। आपने इंडिया में भी देखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जा रहा है, तो उनके लोन पे भी तो बढ़ेगा, या वो उनको अगला जो लेना है उस पे भी बढ़ेगा। वो देखें कहाँ से? तो उनको पुश करके किसी भी तरह पेसिमिज्म पूरे के पूरे, यानी एक गम का माहौल टाइप बनाना है पूरे उसमें दुनिया में, जिससे क्या होगा कि आप खर्चे रोकेंगे और पैसे खींचेंगे, तो जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो वो बाहर निकलेंगे। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे और वही आपसे सामान खरीदते रहेंगे और आप पे वो चलता रहेगा, वो चाहते ही नहीं है सामान आए। जब सामान ही नहीं आएगा तो कहाँ क्या आएगा? रिसेशन आएगा। तो ये रिसेशन का कॉम्बिनेशन है, चेंज का कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन है, रेवोल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। अब रेवोल्यूशंस कैसी कैसी आएंगी वो हम एक आगे की उसमें चर्चा में आपको समझाते जाएंगे। तो ये एक रेवोल्यूशन का है। तो इस टाइम हर आदमी रिवोल्ट की तरफ को जाएगा। और उसी तरह से चीज़ें और एनवायरनमेंट चेंजेस में दिखेंगे। सर, इसी से मेरा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट मैं सोच रही थी कि जो बच्चे इस दिन जन्म लेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे के लग्न में ही ये सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, तो उन बच्चों की एनर्जी कैसी होगी? क्या इंटेंस एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा? देखिए, अगर 29 मार्च को पैदा होंगे ना, तो बहुत एक छोटा सा आंसर है कि शद यानी 6 प्लैनेट का योग बनेगा। ठीक है, तो जब अगर वो बन भी गया तो करेगा क्या? मैंने अभी आपको बताया, कंफ्यूजन। अब वो किस घर में बैठेंगे 6, वो उस घर के अंदर क्या करेंगे? कंफ्यूजन करेंगे। पहले में बन के बैठ गया तो खुद ही कंफ्यूज पर्सनैलिटी होगा, 7वें में बैठ गया तो कंफ्यूज इन रिलेशनशिप होगा, एक दूसरे को ही खींचते रहेंगे। 10वें में बैठ गया तो प्रोफेशन का ही नहीं उसे समझ आएगा मैं क्या करूं। ऊपर से जहाँ पे कहते हैं अमावस्या भी होगी और सूर्य ग्रहण भी होगा, तो उसका तो दिमाग ही पता नहीं क्या सोचता होगा। ओसीडी चीजें तो वो लेके नेचुरली पैदा होगा। तो उसको तो सोच ही उसके कंट्रोल से बाहर जाएगी। देखिए, होता क्या, जब भी हम इन प्रेडिक्शंस पे जाते हैं ना, तो हम लूनर नोट्स और उसके ऊपर जाके देखते हैं। जब ग्रहण लगता है ना, तो हमें राहु और केतु देखना होता है। ग्रहण हमेशा राहु केतु लगाते हैं, ठीक है, नॉर्थ नोड या साउथ नोड। वो ग्रहण को काटती है लाइट, उसको उसी से जब लाइट कटती है तो ग्रहण लगता है। साइंस का एक छोटा सा फंडामेंटल है। तो कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं? अमावस्या है तो सूर्य चंद्र, सूर्य ग्रहण है तो राहु। अगर हम इन 3 का ही कॉम्बिनेशन बना दें तो हम 3 के कॉम्बिनेशन से कह देंगे जहाँ पे भी किस घर में बैठेंगे वहाँ डिस्टर्बेंस तो पक्का क्रिएट कर देंगे। तो फिर उसके अलावा 3 और फास्ट मूविंग, वो भी उसके अंदर, जिसमें वीनस आ गया, वो भी रेट्रो होंगे। मरकरी होगा, वो भी रेट्रोगेट होगा। देखिए, रेट्रोगेट क्या होता है कि हम पिछला कर्म के फल, हम कुछ करने रह गए, उनका बोझ लेके आए, पेंडिंग कर्मा। पेंडिंग रेट्रोगेट का बड़ा सीधा सा फर्स्ट मीनिंग यही निकलता है। तो वीनस से रिलेटेड और मरकरी से रिलेटेड पेंडिंग कर्म भी लाएंगे, जिसके लिए हम कुछ सोच यानी पीछे के सोचों का बोझ भी लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं इतने बड़े ओवर थिंकर होंगे, ओसीडी पैटर्न्स होंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, और किस घर में लगेंगे उस घर के सिग्निफिकेंस के अंदर और ज़्यादा वो करेंगे। अब किस में लगेंगे ये नहीं पता, सुबह से शाम तक 12 बार वो बदलेगा, तो वो उसका अलग अलग डिसीजन आ जाएगा। तो सर, हमने ग्लोबली इसकी बात की, बहुत अच्छे से हमने पाइसीज़ की एनर्जी के साथ समझा, बहुत डिटेल में जाना। अब मैं एक लास्ट सवाल पे आना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट के लिए कि इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या असर होगा? क्या हम बड़े चेंजेस, क्या हम बड़े रेवोल्यूशंस देख सकते हैं? हमने इतना रेवोल्यूशंस की बात की, तो इंडिया को ये युति कैसे अफेक्ट करेगी आपके अकॉर्डिंग? अगर हम इसको इजी वे में ब्रेकअप करें ना, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि ये चेंजेस हैं, ये वो है प्रेशर कि हमें कुछ चेंज लेके आना है।
तो पाइसेस क्या डिपिक्ट करता है? पाइसेस है एविएशन, सिविल इंडस्ट्री। सैटर्न वहाँ आ जाए तो साथ में आता है मेटल। तो एविएशन की जब बात बोलें तो ये चेंजेस लेके आएगा कि हमारे इंडिया खुद एविएशन में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। ओके। 94-96 की जब हम बात कर रहे थे तब जेट लॉन्च हुआ था। आज जेट नहीं है, वो अलग बात है, ख़त्म ही हो गया करीब करीब, लेकिन जेट उस टाइम लॉन्च हुआ था। तो आज भी वही एविएशन का चेंज भी यही है। जब हम 64-66 कह रहे थे तब भी मैंने आपको ये बताया था कि डिफेंस हमने पूरा सेल्फ रिलायंस पकड़ी थी। तो ये चेंज ऑफ सेल्फ रिलायंस की तरफ को लेके आएगा, क्योंकि जब वेस्टर्न का प्रेशर बढ़ेगा इंडिया उसको तोड़ेगा। सिविल बूम लेके आएगा। सिविल बूम क्या है? ये रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कोई भी कह ले, जितना मर्जी हल्का हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये बूस्ट लेके आएगा सिविल। उसमें रोड्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे, पूरी एक एनवायरमेंटल चेंज आएगा, ये उस चेंज को लेके आएगा। उसके अलावा अगर हम बोलें तो शनि 2 बार क्रॉस करेंगे नेपट्यून को। जब शनि नेपट्यून को क्रॉस करते हैं तब इंस्टेबिलिटी आती है, तब रेवोल्यूशंस आती हैं। पहला करेंगे मई 2026 के अंदर, तब देखिएगा गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी या चेंज आएगा। ओके। या उस टाइम रेवोल्यूशंस आएंगी, उस टाइम कुछ चेंजेस की डिमांड्स आएंगी। उसके अलावा पाइसेस है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको बहुत चेंजेस डिमांड करेगी। आपने जोन सी चीज़ें खराब करी हैं वो चीज़ों की चेंज लेके आएगी। जैसे वो बोलेंगे कि सुनामी आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं हीट वेव आ गई। इस साल देखिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेट से मौसम का चेंज आया है, इस साल इंडिया सुपर हीट वेव से क्रॉस करेगा। तो एक जनरल प्रेडिक्शंस अगर हम सिर्फ इन्वायरमेंट पे करें, मंथली पे, तो इन्वायरमेंट में जितने जितने डैमेज हैं, फायर्स, चीज़ें, वो सबको करेगा पंचांग के हिसाब से, क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर का चेंज पे भी आ रहा है। अगले साल का राजा हैं सूर्य, मंत्री भी हैं सूर्य, सूर्य हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पूरा प्रेशर और कंट्रोल्स आएगा। जितने भी ये जो मर्जी करो वाला हिसाब है वो सब कुछ चीज़ें रोके जाएंगे। हर चीज़ पे एक नया रूल आएगा, हर चीज़ एक सिस्टम में बंधेगी, ज़बरदस्ती बंधेगी। लोग अपनी पेन को ग्लोरीफाई करना शुरू करेंगे। आप देखिएगा, लोग कोई भूखा रहने का, ये करने का, कुछ दर्द से अपने आप को ठीक करने का, ये सब एक कॉन्सेप्ट, नए चीज़ें के शुरू करेंगे। ये भी इंडिया के अंदर चेंज होके आएगा। इंडिया में उसके अलावा, क्योंकि वीनस वहाँ पे है, विमेन पावर इंक्रीज़ में आएगी, विमेन पावर बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आएगी। और देखना कि जगह में अब जब मिनिस्टर बदलेंगे, जब गवर्नमेंटें बदलेंगी, देखिएगा कितनी लेडी मिनिस्टर्स बीच में आएंगी, वो भी एक बहुत बड़ी पावर लेके आएगी। मरकरी की बात बोलें, चीज़ें बोलें, इंडिया का पैसा या स्टॉक मार्केट की बात बोलें, तो जहाँ पे भी रिस्की बिजनेस हैं, क्योंकि राहु भी क्रॉस करके अब एक्वेरियस की तरफ के जाएंगे, लोग बहुत रिस्क लेना शुरू करेंगे। तो शेयर मार्केट्स फ्लक्चुएट करेंगी, गिरेंगी नहीं। फ्लक्चुएट, जिन्होंने भी ये प्रेडिक्शन दी है, ये वर्ड आपके कैमरा पे या नोट करके रख लीजिएगा, क्रैश नहीं करेंगी, फ्लक्चुएट करेंगी। वर्ड का थोड़ा सा फ़र्क है। फ्लक्चुएट वाला हमने शायद आपके साथ एक पहले पॉडकास्ट किया, उसमें डेट्स डाली थी कि 2025 में कब कब फ्लक्चुएट करेंगी। फ्लक्चुएट करेंगी, अचानक नीचे जाएंगी, फिर अचानक उठेंगी, फिर अचानक नीचे जाएंगी, फिर अचानक उठेंगे। लोग रिस्क लेंगे, लॉस भी खाएंगे, और वो चेंज ऑफ अपने थॉट प्रोसेसेस लेके आएंगे। क्रिएटिविटी की ओपननेस होगी, डिफेंस के अंदर न्यू बूम आएंगे। ये वो टाइम है, अगर आज हम अपनी पिछली पॉडकास्ट या चीज़ को लेके अगर कंटिन्यूटी में करें, जहाँ पे काल की अवतार के बारे में डिस्कस किया था कि काल की अवतार AI है। आपको क्योंकि हमको बताया 94-96 में AI आया, मतलब इंटरनेट आया। तो इस बारी ये ट्रिगर पॉइंट है कि जब शनि एरीज में ट्रांजिट करेंगे, AI आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऑन कैमरा है, मार्क करके रख लीजिएगा। तो जब एरीज में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे और फिर दोबारा यही गोचर की कहानियाँ और कैलकुलेशन आस पड़ोस में बनेंगी सही वाले कॉम्बिनेशंस के साथ में, AI आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। AI को रोकने के लिए पूरी पावर लगेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए नए तरह के AIs आएंगे, रोबोट्स आएंगे, पूरी क्रिएटिविटी यूज़ होगी, और फिर वही आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, और वहीं पे वो काल की अवतार का पॉइंट आएगा, वहीं से कंट्रोल पॉइंट क्रिएट होंगे। तो ये ट्रिगर का है, तो ये भी आप साथ में नोट करके रख लीजिए।
बहुत ही लॉजिकली समझाया सर आपने षडग्रही योग को। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको लेकर अवेलेबल थी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के डिफरेंट ओपिनियंस थे, पर हमने बहुत ही डिटेल और नुआंसेस के साथ इस 29 मार्च को जो युति बन रही है 6 ग्रहों की, मतलब 7 ग्रहों की, जैसा सर ने मुझे बताया, नेपच्यून को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन किया सर आपने। और इसी के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट ख़त्म करना चाहूँगी और मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी कि उन्हें आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, उनके क्या ओपिनियंस हैं 29 मार्च को लेकर, क्या क्वेरीज़ हैं, जो भी हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं एक बार फिर से एक बेहतरीन और पावरफुल पॉडकास्ट के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया का बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ रंगोली। मिलते हैं जल्द ही एक और पॉडकास्ट में। नमस्ते।